वेलकम आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो क्विज के क्वेश्चन हैं उनको मैं आज पॉलिटी के जो क्वेश्चन है क्विज के उसको कराऊंगा। उसमें बेसिकली दो टॉपिक से प्रश्न दिए गए थे। पहला स्वतंत्रता के अधिकार से क्वेश्चन दिया गया है और दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार से दिया गया है। ठीक, तो जो यहां पर बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, तो यहां पर स्वतंत्रता के अधिकार में जो आपको चीजें दी गई हैं उसको समझेंगे। पहले 19, 20, 21, 22 में आपके लिए कुछ चीजें दी गई हैं, समझिए उसको। बोलता है कि अनुच्छेद 19 की बात जब करता है तो बोलता है अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्लियर है? अब उसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 में क्लियर देखिए, समझिए। 19 1 2 3 4 5 6 ये 19 1 मतलब अनुच्छेद 19 में 6 खंड है, 1 2 3 4 5 6, और जो 19 1 है उसमें भी जो है 5 उपखंड है। तो देखिए अनुच्छेद 19 1 को कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी। ठीक, ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, 19 1 आर्टिकल 19(1), ठीक है। अब 19(1) में क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, च था, च को हटा दिया गया और छ है। ठीक, क ख ग घ अंग च को हटा दिया गया है। च यही संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा करके अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता की मतलब बात करता है, अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, उसके साथ साथ स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की केवल नहीं, अन्य स्वतंत्रताएं भी बताता है। स्वतंत्रताएं जो बताता है वो एक इसमें इन सब में स्वतंत्रता बताता है। क्लियर? और फिर क्या करेगा कि यहां पर ये जो क है, एक क है, इसको अनुच्छेद 19(2) से प्रतिबंधित करेगा कि भाई आपको स्वतंत्रता है, लेकिन किन आधार पर आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, या कौन से ऐसे आधार होंगे जहां पर आप बाध्य होंगे, आपकी स्वतंत्रता अपने आप में नहीं होगी। ये ख है, एक ख, तो एक ख को 19(3) से जो है प्रतिबंधित करता है, एक ग को 19(4) से प्रतिबंधित करता है, और 19 उसके बाद घ और अंग को 19(5) से प्रतिबंधित करता है, और एक छ, च के बाद छ जो आता है उसको प्रतिबंधित करता है 19 ब्रैकेट में 6 से। क्लियर है? तो समझिएगा, यहां पर देखिए 19 1 को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, मतलब आप भाषण दे सकते हो और अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब वो किसी भी रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, अखबार में लिख करके कर सकते हो, कैसे भी। ठीक है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी आप जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। ये बोलता है एक क। ठीक, तो 19(2) इस पर प्रतिबंध लगाता है, बोलता है आपके पास स्वतंत्रता है, लेकिन शर्त है, लेकिन
ऐसी चीज आप नहीं बोल सकते जिससे भारत की एकता, अखंडता, भारत की सुरक्षा या भारत की संप्रभुता पर कोई आंच आए, या आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि सामने वाले का मान हानि हो रहा हो। मतलब सामने वाले को आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दें, है आपको, आप बोलो कि हमको तो बोलने का अधिकार है, जो मन में आएगा वो बोलेंगे। ध्यान देंगे, ये अब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, ठीक है। या आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो अपराध उद्दीपन कर रहा हो, यानी आप दंगा भड़काने वाली बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो बोलता है एक क भाषण और अभिव्यक्ति की बात करता है, तो वहीं 19(2)(19)(1) का इसकी बात करता है, तो 19(2) इसको रोकने के लिए यह आधार बोलता है कि यह आधार हो गया। 19(1) ख बोलता है कि शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन करने का आपके पास अधिकार है, ठीक है। शांतिपूर्ण और हथियार रहित, ठीक, सम्मेलन करने का अधिकार है आपको। लेकिन 19, देखिए ये 19(1) ख है, तो 19(3) इस पर रोक लगा रहा है। क्या रोक लगा रहा है? बोलता है कि ऐसी जगह जहां पर पब्लिक का जो प्रशासन है, अगर वह समस्या में आ रहा है ना, तो वहां पर आपका यह अधिकार नहीं चलेगा, ठीक। आप रोड ब्लॉक करके बैठो, शाहीन बाग बना दो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब वो था, उसके पीछे राजनीतिक कारण है, ठीक है। भारत की संप्रभुता, मतलब कि आप कुछ ऐसा करो कि भारत की संप्रभुता पर, भारत के निर्णय लेने की क्षमता पर, भारत की अखंडता पर असर पड़ने लगे, बोलता है वो भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? अधिकार है, लेकिन इस पर अगर कोई आंच आएगी तो आपका यह अधिकार समाप्त हो जाएगा, ठीक। आगे बोलता है संगम या सहकारी समिति बनाने का आपके पास अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन 19(4), ये 19(1) ग में बोलता है, 19(4) इस पर रोक लगाता है, बोलता है कि सदाचार, लोक व्यवस्था या संप्रभुता, मतलब आप कोई ऐसा संगम कर रहे हो या ऐसा सहकारी समिति बना रहे हो जहां पर सदाचार जो है वो बाधित हो रहा हो, आप ऐसा कर रहे हो जिससे कदाचार फैल रहा हो, आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, संगम कर रहे हो, समिति बना रहे हो जिससे असहिष्णुता बढ़ रही हो, तो बोलता है ऐसी स्थिति को जो है रोका जाएगा। 19(1) ग, ठीक। और रोकने के लिए 19(4). 19(1) घ बोलता है अबाध संचरण, और 19(1) अंग बोलता है निवास करने व बसने का अधिकार। मतलब है कि हमारे पास अधिकार होगा कि हम भारत देश में कहीं पर भी जा सकते हैं, और न केवल जा सकते हैं बल्कि हम निवास भी कर सकते हैं वहां पर, और वहां पर हम बस भी सकते हैं। यानी हम यूपी के हैं तो हम एमपी में जा सकते हैं, हम बिहार में जा सकते हैं, हम महाराष्ट्र में जा सकते हैं, हम तमिलनाडु में जा सकते हैं, कहीं पर भी हम जा सकते हैं और वहां पर हम निवास कर सकते हैं, वहां हम बस सकते हैं। ये मेरा मौलिक अधिकार होगा। लेकिन फिर इसी को रोकने के लिए 19(5) ला दिया, बोला ऐसा जगह जहां कुछ विशेष समस्या हो या विशेष तरह के लोग रहते हों, वहां पर रोका जाएगा, ठीक है। तो जहां पर जनजाति या मतलब इस तरीके की जातियां रह रही हैं, जिनके यहां जाने पर उनकी प्रजाति को समस्या हो रही हो, तो वहां पर जाने से राज्य रोक सकती है, राज्य के पास ये अधिकार रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया 19(1) अंगा और 19(5), ठीक। उसके बाद बोलता है 19(1) छ है वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय। यानी कि आप कोई व्यापार करना चाहो, कोई व्यवसाय करना चाहो, कोई तरीका अपनाना चाहो, कोई है ना पेशा करना चाहो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये आपका फंडामेंटल राइट होगा। क्लियर? लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आर्टिकल 19(6) है, ठीक। 19(6) क्या बोलता है? ठीक,
आपके पास अधिकार है, लेकिन आप ऑन व्यापार करने का अधिकार है, आपके पास व्यवसाय करने का अधिकार है, कोई प्रोफेशन चुनने का आपके पास अधिकार है। लेकिन कोई ऐसा काम जहां पर कोई ऐसा काम, व्यापार में कोई ऐसा काम जहां पर मोनोपोली हो रही हो, जहां पर मोनोपोली हो रही हो, नहीं समझे बात? मोनोपोली मतलब एकाधिकार हो रहा हो, कुछ ऐसा कर रहा हो कि जैसे मान लीजिए प्याज है, पूरा प्याज खरीद के इकट्ठा कर ले और उसके बाद उस पर एकाधिकार कर ले, मोनोपोली कर ले, किसी को कुछ करने न दे, अपने मनमानी दाम लगाए, ठीक? तो बोलता है वो व्यापार उस तरह का आप नहीं कर सकते हो। कोई भी काम जो अनैतिक होगा उसको आप नहीं कर सकते हो। ये रोक लगाता है 19 ब्रैकेट में 6। किसके ऊपर रोक लगाता है? 19 एक ब्रैकेट में 6 के ऊपर रोक लगाता है 19 ब्रैकेट में 6। समझ में आ गया? 1 क ख ग घ ङ 6 अधिकार देता है, वहीं 2 3 4 5 6 उस पे सशर्त युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। युक्त निर्बंधन। समझ में आ गया बात? अनुच्छेद 19 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 20 बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, हमारे यहां है कि 100 गुनाहगार को माफी दिया जा सकता है, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं दी जा सकती। क्लियर है? इसीलिए हमारे यहां ट्रायल पर ट्रायल चलता है। ध्यान देंगे मेरी बात। अनुच्छेद 20 में है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होगा। इसमें अनुच्छेद 20 ब्रैकेट में 1 बोलता है भूत लक्षी दांडिक विधि से संरक्षण होगा। वर्तमान, भविष्य, भूत। क्लियर है? मान लो कोई एक्ट, आपने आज कोई काम किया, ठीक? आज आपने कोई काम किया और वह काम आज के कानून में गलत नहीं है। क्लियर? लेकिन जो काम आज आपने किया है, वो काम 1 साल बाद कानून बन जाता है और बोलता है कि जो काम आपने किया है वो गलत है। तो जिस समय आपने वो काम किया था, उस समय क्या कानून बना था या नहीं? अगर नहीं बना है तो दंड नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? दंड नहीं दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? ध्यान देंगे, यहां पर कानून बना है और उचित प्रक्रिया, उचित तरीके से बना हो, योग्य लोगों के द्वारा बनाया गया हो और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। ये 3 चीज बोलता है। नहीं समझे बात? समझिए। दंड देने की बात करेंगे जब, तो आप मान लो कोई एक्ट लाते हो, मान लो कोई काम आप करते हो, कोई भी काम आपने किया, अब उस काम पर मतलब आपको दंड दिया जाएगा। गलत काम मान लो है, आपने कोई गलत काम किया, उस पर आपको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये किस बात पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा कि क्या उस समय कानून में जो काम आपने किया है वह गलत है। पहली चीज ये देखा जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज ये देखा जाएगा कि ये जो कानून है, अगर कानून बना हुआ है तो वो कानून किसने बनाया है। समझ में आ रही बात? अगर कानून योग्य व्यक्ति ने बनाया है, योग्य लोगों ने बनाया है, तब तो ठीक है। क्लियर? नहीं तो दंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर? अब
अगर योग्य लोगों ने बनाया है तो तीसरी चीज देखी जाएगी कि क्या जो लोगों ने बनाया है, क्या उन लोगों ने उचित प्रक्रिया का पालन किया था। नहीं समझे बात, फिर से समझिए। मान लो आपने एक काम किया, वो काम मान लो किसी को लगता है कि वो काम गलत है, वो आपके खिलाफ कोर्ट में जाता है, ठीक। अब कोर्ट आपको दंड देगी या नहीं देगी? तो दंड देने से पहले कोर्ट तीन चीजें देखेगी। क्या? पहली चीज कि जो आपने काम किया है वह दंड देने के लायक है या नहीं, मतलब कि जो काम आपने किया है उसके लिए हमारे यहां कोई कानून है दंड देने वाला कि नहीं। क्लियर? अगर कानून है दंड देने वाला तब दूसरी चीज देखी जाएगी, और अगर कानून नहीं है तो वहीं पे आप जो है वहीं से छूट जाओगे, आप निर्दोष हो जाओगे। लेकिन अगर कानून है तो दूसरी चीज देखी जाएगी। दूसरी चीज क्या देखी जाएगी? कि कानून जिसने बनाया है क्या वो योग्य लोगों ने बनाया है, यानी कानून संसद का काम है बनाना, संसद ने बनाया है या किसने बनाया है। क्लियर है? या कोई रूढ़िवाद मतलब कि कोई परंपरा है या क्या है। क्लियर है? तो अगर संसद ने बनाया है तो ठीक, और अगर संसद ने नहीं बनाया है तो वहीं आप निर्दोष साबित हो गए। अगर संसद ने बनाया है तो तीसरी चीज क्या देखी जाएगी कि क्या संसद ने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाया था, यानी कि पहले लोकसभा में या राज्यसभा में जहां जैसे पारित होना है, जो प्रक्रिया अपनाई जानी है, क्या वो प्रक्रिया अपना करके बनाया है। अगर ये सारी चीजें करते हुए आप जो काम किए हो उसके खिलाफ कोई कानून है तो आपको दंड दिया जाएगा, नहीं तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो यहां पर आप ध्यान देंगे, जो समझना है वो यही कि अगर आपने कोई काम किया है, नियम है उसके खिलाफ, तो ही आपको दंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। दूसरा बोलता है दोहरे दंड से संरक्षण है, डबल जियोपार्डी। मतलब कहने का मतलब है कि आपको किसी दंड के लिए किसी कार्य के लिए एक बार दंड दे दिया गया है तो उसी कार्य के लिए दोबारा आपको दंड नहीं दिया जा सकता। इस पर अमिताभ बच्चन की एक मूवी भी है, आप देखेंगे, हमको याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, जिसमें जो है अमिताभ बच्चन जाकर के कोर्ट में ही जान से मार देता है विलेन को। ठीक? क्यों? क्योंकि वो उसके लिए पहले से ही जो है भुगत चुका होता है केस, उसको फंसाया, अमिताभ बच्चन को फंसाया गया रहता है। ठीक है? तो एक ही कार्य का बदले दो बार दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरा बोलता है कि अपने ही विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। मतलब पुलिस आपको जो है कहीं पर ले जा करके आपको पीट पाट करके जो है आपसे गवाही ले ले कि आपने ये किया है वो किया है, तो वो गवाही मान्य नहीं होगी। ठीक है? तो 20(3) समझ में आ गया बात? आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हो गया आपका अनुच्छेद 19-20। अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है? इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। बोलता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही इसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा वंचित नहीं किया जा सकता। यही जो मैंने अभी बताया था ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वही था, जो तीन चीज मैंने बताया। क्या कानून है? अगर कानून है तो किसने बनाया है? योग्य लोगों ने बनाया है या नहीं? और बनाया है तो क्या प्रक्रिया का पालन किया है? अगर ये तीनों चीजें हैं तो अधिकार को लिया जा सकता है। क्लियर है? अन्यथा नहीं लिया जा सकता है। ठीक? तो यही बोलता है कि अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलता है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास के केस में बोलता है कि जो जीवन है, मतलब मनुष्य का जीवन, उसको जीवन जीने का अधिकार होगा। लेकिन मनरेगा गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, केवल जीवन जीने का नहीं, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होगा। क्लियर है? अब गरिमामय जीवन आ गया, यानी कि उसकी प्राइवेसी होगी, निजता होगी, शादी करने का अधिकार होगा। है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारे अधिकार, बच्चा पैदा करने का अधिकार होगा, शादी करने का अधिकार होगा, निजता का उसके हनन ना हो, प्राइवेसी होगी उसकी, ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी तब। ठीक? फिर पी रथिनाम बनाम भारत सरकार 1951 में
ये केस लड़ा, मतलब आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या अधिकार है, यानी इंसान चाहे तो आत्महत्या कर सकता है। लेकिन फिर बाद में उसी को ज्ञान कौर बनाम पंजाब के केस में उसको जो है उलटा जाता है और बोलता है कि नहीं, आत्महत्या अधिकार नहीं हो सकता। फिर अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस में 2011 में यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, एक होता है निष्क्रिय, एक होता है सक्रिय। यानी कोई ऐसा इंसान जो निष्क्रिय हो चुका हो, ऐसा उसके शरीर में प्रॉब्लम आ चुका हो कि वो निष्क्रिय हो गया हो, तो वह इच्छा मृत्यु के लिए हकदार है, उसको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ठीक है, यह हो गया आपका अरुणा रामचंद्र के केस में। ठीक, फिर उसके बाद अनुच्छेद 21 को जोड़ा जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और उसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बोला जाता है। बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो है राज्य का ये दायित्व होगा कि उसे मुफ्त शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए, शिक्षा के लिए जैसा जरूरी हो इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर वगैरह सब नियुक्त करे। ठीक, अनुच्छेद 22 में बोलता है गिरफ्तारी से संरक्षण कुछ प्रदान करता है, यानी पुलिस आपको किसी मामले के लिए गिरफ्तार कर रही है तो उसमें आपके पास कुछ अधिकार होते हैं। पहला अधिकार आपके पास यह होता है जानने का अधिकार कि आखिर में हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। ठीक, क्यों आखिर में गिरफ्तार कर रहे हो, रीजन जानने का आपके पास अधिकार होता है। दूसरा बोलता है कि आपको अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो अपने बचाव के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी वकील कर सकते हो। क्लियर है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात बोलता है अगर आपको गिरफ्तार किया गया है, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर यात्रा और छुट्टी का समय निकाल करके, आने जाने का समय जो लगता है उसको और छुट्टी का समय निकाल करके 24 घंटे के अंदर किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना जिम्मेदारी होती है। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, ये आपके अधिकार होते हैं आर्टिकल 22 में। क्लियर है। अब आता है आर्टिकल 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करेंगे। यहां पर मुख्य रूप से अनुच्छेद 23 पे बात करता है मानव दुर्व्यापार, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तस्करी जो होती है मनुष्यों की, है ना, पहले होती थी। फिर उसके बाद बेगार, काम करा लिया पैसा नहीं दिया, बलात्श्रम, जबरदस्ती काम कराओ, देवदासी, दास, ठीक है, दास बना के रखो, वेश्यावृत्ति, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराओ, ये सारी चीजें जो है बोलता है ये मूल अधिकार होगा। अगर ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है तो आप जो है न्यायालय जा सकते हो सीधा। ठीक है, कोई इंडिविजुअल करे या राज्य करे तो भी। आर्टिकल 24 बोलता है कि किसी भी कारखाने में, है ना, ऐसा कारखाना जो मतलब खतरनाक है, ठीक है, वहां कारखानों पर 14 वर्ष से कम के बच्चों को मतलब कि काम पर लगाने के लिए रोक है। बात समझ में आई। तो ये रहा आपका जो है बेसिकली जो ये टॉपिक, और इस पे आए हुए क्वेश्चन फटाफट जो आपको दिए गए थे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर बोलता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परीक्षा द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। नहीं, राज्य द्वारा नहीं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो योग्यता निर्धारित की जाएगी वो अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, तो पहला लाइन गलत है, दूसरा लाइन सही है। दूसरा लाइन में बोलता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा, ठीक है, दूसरा लाइन सही है। तीसरा, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कितने प्राइवेट स्कूल हैं, कहां राज्य सरकारों के अधीन है। ठीक, तो दूसरा जो है सही है, बाकी सब गलत है, तो बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे के अंतर्गत आता है। एक चीज और जान लीजिए कि गंगा यमुना को जो है, दो नदियों को मनुष्य का हृदय दिया गया है। ठीक है, यानी उनके साथ कोई छेड़खानी या कुछ करना एक मनुष्य को हानि पहुंचाने जैसा माना जाएगा। अगर वहां पर आप कुछ करते हुए पाए गए उल्टा सीधा, ठीक, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्वेश्चन नंबर 2
निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो बोलता है चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सा सहायता आता है, ठीक है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है आपको। दूसरा, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिकार है। तीसरा, पानी की गुणवत्ता दूषित करना, ये भी कोई कर रहा है, ठीक है, मैंने बताया अभी, तो वो भी जो है गलत है, ये भी आएगा उसके अंदर। मृत्युदंड, ठीक है, इसमें नहीं आता है, तो डी फॉर डॉग करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहला, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध है, सही है। फिर उसके बाद बोलता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 है, इसमें नहीं है। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना, ठीक, ये भी जो है इसमें तो नहीं है। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना, कोई बात नहीं, अल्पसंख्यकों की हो रही है यहां पर। आगे बोलता है चौथा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, बिल्कुल सही, यही बात तो करता है, तो यहां पर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद से व्यक्ति के विवाह करने की बात करता है? ये देखो 21 है, आपको सब अधिकार देता है, हाँ, जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो, पसंद का हो बस, लेकिन दूसरा वाला भी राजी हो। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सहकारी सोसाइटी बनाना भारत के लिए मूल अधिकार है, सही है। सहकारी सोसाइटियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती, बिल्कुल सही। परिधि जो है ये देखिए, सोसाइटी बनाना, सूचना ये बनाना, ये जो है ये यहां पर आता है, ठीक, सूचना के अधिकार में नहीं आता है। अगला जो है 6वां क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, सही है। शिक्षा, अगला लाइन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी संरचना अवश्य होने चाहिए, नहीं होगा तो कैसे चलेगा, सही है। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, सही है, तीनों सही है। अनुच्छेद 22 के, अगला सवाल, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बोलता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कारणों को अवगत कराए बिना उसे नहीं लाया जा सकता है, तो सही है पहला। अगला, किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार, रुचि के वकील कर सकता है। अगला, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अभिरक्षा में विरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसके 1 सप्ताह की अवधि, 1 सप्ताह नहीं 24 घंटा की अवधि में करना है, ठीक, तो ये गलत है, सी गलत है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है ट्रांसजेंडर, जुड़वा, बच्चों को जन्म देने का मां का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, सब आता है, ठीक, तो 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य को आदेश दिया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए? ये देखिए, ये 21 को में जोड़ा गया है, ठीक, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में कौन से कथन सही है? पहला, यह अधिकार नागरिकों एवं अन्य देशियों को भी उपलब्ध है, बिल्कुल सही। इसे स्वेच्छाचारी कार्यपालिका एवं विधायिका कार्यवाही से संरक्षण का समावेश है, बिल्कुल सही। कोई भी, चाहे विधायिका हो और चाहे कार्यपालिका हो, आपके मतलब जो है जीवन को नहीं ले सकती है। आगे, इसमें मानवीय गरिमा के साथ साथ जीवन का अधिकार सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। पहले केवल जीवन का अधिकार था, लेकिन अब उसको न्यायालय ने बोल दिया, किसके केस में? मेनका गांधी के केस में बोल दिया कि जीवन गरिमामय होना चाहिए। अगला, इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, यानी चारों सही है, इसलिए डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई हैं।
अगले क्लास के लिए एकदम रेडी रहिए, तैयार रहिए। थैंक यू।